को नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल MPIC कैंपस पर। साथियों, काफ़ी दिनों से हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो अपलोड नहीं कर पाए हैं। हमें 3 वीडियो अपलोड करने थे, जिसमें से हम 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं और आज हमारा तीसरा जो वीडियो है वहाँ पर अपन क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर क्वेश्चन नंबर 90 तक पढ़ेंगे, क्योंकि इससे पहले हम पार्ट 1 और पार्ट 2 परीक्षा विशेषांक के रूप में क्वेश्चन नंबर 1 से 30 और 31 से 60 तक पढ़ चुके हैं। दोस्तों, इसके बाद हम पुनः एक बार थ्योरी में नए टॉपिक से शुरुआत करेंगे। तो आज के लिए हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन परीक्षा विशेषांक पार्ट 3 के माध्यम से क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 90 तक सॉल्व करते हैं। मैंने अपने पीसी में क्वेश्चन नंबर 61 से क्वेश्चन नंबर 90 तक टाइप किए। टॉपिक अकॉर्डिंग क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान रखिए और सॉल्व करिए। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 61 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 61 में दिया हुआ है, व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की संपूर्ण गुणात्मकता है। यह कथन किसका है? तो कथनात्मक क्वेश्चन है और ये जो नीचे 4 मनोवैज्ञानिक दिए हुए हैं, इनमें से किसी एक कथन है। इसमें ऑप्शन ए वुडवर्थ, ऑप्शन बी वैलेंटाइन, ऑप्शन सी M.N. मन और ऑप्शन डी R.B. कैटल। तो याद रखिएगा, व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की संपूर्ण गुणात्मकता है, यह कथन जो है वुडवर्थ ने इसके बारे में बताया था। तो हमारा आंसर है ऑप्शन ए वुडवर्थ। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 है, व्यक्तित्व के विश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया किसने किया? इसमें ऑप्शन ए एडलर, ऑप्शन बी बांडुरा है, ऑप्शन सी शायद और ऑप्शन डी युंग, या जिसे जुंग कहते हैं। तो हमारा इसमें आंसर है युंग, क्योंकि व्यक्तित्व के विश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन जो है कार्ल जुंग ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 में है, देखते हैं, जिन व्यक्तियों का, थोड़ा मिसप्रिंटिंग है, जिन व्यक्तियों का शरीर मोटा, कद नाटा, ठिंगने कद वाले जो होते हैं, तथा चित्त यानी जो मस्तिष्क है वो आराम पसंद होता है, उन्हें किस श्रेणी में रखा जाता है? यानी मोटे शरीर वाले, नाटे कद वाले जो व्यक्ति होते हैं और जो आराम पसंद होते हैं, उन्हें किस प्रकार के जो है श्रेणी में रखा जाता है? तो इसमें अपन ऑप्शन ए पुष्टकाय, ऑप्शन बी स्थूलकाय, ऑप्शन सी कृशकाय और ऑप्शन डी मिश्रित काय। तो हमें ध्यान रखना है, मोटा कद वाले, नाटे कद वाले और आराम पसंद जो व्यक्ति होते हैं वो स्थूलकाय श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। विश्लेषणात्मक क्वेश्चन है। राजीव एक एग्जाम्पल के रूप में है। राजीव एक खुश मिजाज माने मस्त रहने वाले तथा मिलनसार व्यक्ति है। उसकी प्रवृत्ति रूढ़िवादी है। प्रवृत्ति कैसी? रूढ़िवादी, ट्रेडिशनल है वो, तथा अकेलापन उसे पसंद नहीं है। ऐसे व्यक्ति कहलाते हैं। देखिए, खुश मिजाज और मिलनसार, यहाँ ध्यान रखना है, और अकेलापन पसंद नहीं है। अकेलापन पसंद नहीं है माने लोगों के साथ रहना चाहता है, लोगों के बीच में रहना चाहता है। तो इस प्रकार व्यक्ति कैसा होगा? ऑप्शन ए अंतर्मुखी। हम थ्योरी में ये सारे टॉपिक पढ़ चुके हैं, व्यक्तित्व के सिद्धांत पढ़ चुके हैं, इसमें अंतर्मुखी बहिर्मुखी कैसे होते हैं हम जान चुके हैं। तो देखिए, ऑप्शन ए अंतर्मुखी, ऑप्शन बी बहिर्मुखी, और दोनों का जो मिश्रित रूप होता है उभयमुखी। तो ऑप्शन सी में है उभयमुखी और ऑप्शन डी है स्नायु विकृति स्थिरता। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन बिल्कुल है ही नहीं, क्योंकि बात व्यक्तित्व के सिद्धांतों से है। तो यहाँ पर चूंकि व्यक्ति अकेलापन नहीं है, उसे पसंद है, मिलनसार है, तो ऐसा व्यक्ति कौन होता है? वो बहिर्मुखी होता है। तो हमारा आंसर है ऑप्शन बी बहिर्मुखी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 में है,
निम्न में से कौन सा प्रकार शेल्डन व्यक्तित्व सिद्धांत में, शेल्डन का जो व्यक्तित्व सिद्धांत है, शेल्डन का व्यक्तित्व सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है? यानी शेल्डन ने व्यक्तित्व के सिद्धांत में व्यक्तित्व के जो प्रकार बताए हैं उसमें शामिल कौन सा नहीं है? ए गोलाकार, बी आयताकार, सी चौगाकार और डी लंबाकार। गोलाकार एंडोमॉर्फी, आयताकार मीसोमॉर्फी, चौगाकार एस्टोमॉर्फी और लंबाकार एक्टोमॉर्फी। तो ध्यान दीजिएगा, आपने अगर थ्योरी वीडियो देखा होगा तो मैंने शेल्डन के जो व्यक्तित्व के प्रकार बताए थे उसमें गोलाकार, आयताकार और लंबाकार के बारे में आपको बताया था। चौगाकार की यानी एस्टोमॉर्फी की कोई चर्चा नहीं हुई थी। तो ये जो है शेल्डन का व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, चौगाकार एस्टोमॉर्फी। ये शेल्डन ने इसके बारे में नहीं बताया, ये हमारा आंसर होगा। हाँ, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 है, यौन मूल प्रवृत्ति के ऊर्जा बल को कहा जाता है? यौन मूल प्रवृत्ति के ऊर्जा बल या जो यौन ऊर्जा होती है, कहना चाहिए वो मूल प्रवृत्ति को बल देती है, तो उसको क्या कहा जाता है? ए थैनाटोस, बी इरोस, सी लिबिडो और डी ए व बी दोनों, यानी थैनाटस और इरोस। तो यहाँ पर सिगमंड फ्रायड ने बताया है, हमने सिद्धांत भी पढ़ा था कि यौन ऊर्जा को मूल प्रवृत्ति बल देती है, या यौन मूल प्रवृत्ति के ऊर्जा बल को क्या कहा जाता है? तो इसमें हमारा आंसर है लिबिडो। और लिबिडो की दशाएं भी बताई थी, हमने सिद्धांत में बताया था लिबिडो की 5 मनोलैंगिक दशाएं हैं, तो वही लिबिडो है, उसी के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। इसमें हमारा आंसर ऑप्शन सी लिबिडो रहेगा। क्वेश्चन नंबर 67, ये मिसप्रिंट से 76 लिखा है, ये 67 है, मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ, ये 67। ठीक, क्वेश्चन नंबर 67 है, सिगमंड फ्रायड ने मन की 3 दशाएं बताई हैं, उनमें से अचेतन मन होता है। अचेतन मन होता है, क्या होता है अचेतन मन? जागृत अवस्था वाला, या भूल जाने वाला, या दमित इच्छाओं व कटु अनुभूतियों का भंडार, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको करेक्टली याद रखना है कि जो अचेतन मन होता है वो दमित इच्छाओं का भंडार गृह होता है। तो हमेशा अचेतन मन के साथ दमित इच्छाएं जुड़ी रहती हैं, तो हमारा आंसर वही था। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 है, प्रक्षेपण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। देखिए, व्यक्तित्व मापन की विधियों में आती हैं प्रक्षेपण विधियां, वहीं से लिया गया शब्द है प्रक्षेपण। तो प्रक्षेपण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? उसका आंसर है सिगमंड फ्रायड या फ्रायड। तो हमारा इसमें आंसर होगा फ्रायड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। एक व्यक्ति यह निश्चित नहीं कर पाता है कि द्वितीय श्रेणी परीक्षा व तृतीय श्रेणी परीक्षा में से कौन सी श्रेष्ठ है। भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार ऐसा व्यक्ति होगा, यानी सेकंड क्लास और थर्ड क्लास के बारे में नहीं समझ पा रहा है। भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार ऐसा व्यक्ति किस प्रकार का होगा, ये हमें देखना है। तो इसके लिए ऑप्शन ए स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, रजोगुणी होगा, ऑप्शन बी तमोगुणी होगा, ऑप्शन सी सतोगुणी होगा, ऑप्शन डी कर्म गुणी होगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर है, जो व्यक्ति फर्क नहीं कर पाता इन चीजों में, वो रजोगुणी व्यक्ति होता है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 है, व्यक्तित्व का वह अंश, व्यक्तित्व का वह अंश जो नैतिकता के विषय में माता पिता के तथा सामाजिक मानकों को समाविष्ट करता है। माता पिता के साथ साथ सामाजिक मानकों को भी समाविष्ट करता है, वह क्या है? तो ऐसा व्यक्ति जो है, इदम अहम पराहम, इनमें से कोई नहीं। तो ये इस प्रकार के व्यक्तित्व का जो व्यक्ति है
वो परा अहम यानी सुपर ईगो वाला व्यक्तित्व रहता है। इसमें हमारा आंसर ऑप्शन सी रहेगा, परा अहम। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 70 है व्यक्तित्व, मिसप्रिंट है, व्यक्तित्व के द्वारा हम भविष्यवाणी कर सकते हैं, यह विचार प्रस्तुत किया। यानी व्यक्तित्व के द्वारा हम भविष्यवाणी कर सकते हैं, यह विचार किसने प्रस्तुत किया है? तो व्यक्तित्व के साथ भविष्यवाणी का जो विचार है, ऑप्शन ए ऑलपोर्ट, ऑप्शन बी कैटल, ऑप्शन सी युंग, ऑप्शन डी एडलर। तो ये विचार कैटल ने दिया है, हमने ये इस पर डिस्कस किया था कैटल, तो इसमें हमारा आंसर है ऑप्शन बी कैटल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72, व्यक्ति इतिहास पर्सन हिस्ट्री विधि के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन ए मुर्रे व मॉर्गन, ऑप्शन बी पाइन व टेंडलर, ऑप्शन सी गाल्टन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर गाल्टन अपना आंसर है, आपको ध्यान रखना है, गाल्टन जो है व्यक्ति इतिहास विधि के प्रवर्तक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, CAT का भारतीय अनुकूलन किया गया, यहाँ पर है किसके द्वारा किया गया? ऐसे ये है जो चाइल्ड एप्रिसिएशन टेस्ट, इसका शॉर्ट फॉर्म लिखा है CAT, चाइल्ड एप्रिसिएशन जो टेस्ट है, मतलब बालकों के लिए जो व्यक्तित्व का परीक्षण है, उसका जो भारतीय अनुकूलन है वो किसके द्वारा किया गया था? तो हमने वीडियो में डिस्कस भी किया था, थ्योरी वीडियो में, कि ऐसा प्रयास जो है वेस्ट बंगाल में कोलकाता में उमा चौधरी द्वारा ये प्रयास किया गया था, परंतु उमा चौधरी सफल नहीं हो पाई थी क्योंकि विदेशी जानवरों से संबंधित इसमें चित्र हुआ करती, इसलिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74, एक व्यक्ति जो लाभ हानि इत्यादि, एक व्यक्ति जो लाभ हानि इत्यादि का अनुमान लगाकर कार्य करता है उसे थार्नडाइक के अनुसार माना जाता है। लाभ हानि का विचार, अनुमान लगाकर कार्य करता है कि बड़े लाभ मिलेगा या लॉस हो सकता है, मतलब लॉस या प्रॉफिट क्या हो सकता है, इसका अनुमान लगाएगा, उसके बाद कार्य करेगा, उसे थार्नडाइक के अनुसार माना जाता है। थार्नडाइक के अनुसार से कैसा माना जाएगा? ए सूक्ष्म विचारक, बी प्रत्यक्ष विचारक, सी स्थूल विचारक और डी मुख्य विचारक। तो ऐसा व्यक्ति जो लॉस एंड प्रॉफिट का अनुमान लगा करके कार्य करता है वो स्थूल विचारक में आता है, इसलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी स्थूल विचारक। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75, विषय का तात्कालिक ज्ञान व्यक्ति को नहीं होता किंतु प्रयास द्वारा प्रत्यास्मरण कर उसे चेतना में लाया जा सकता है। प्रयासों से अगर पहले किया है तो वो चीज स्मरण में आ सकती है। यह स्थिति मन के किस स्तर से संबंधित है? मन के किस स्तर से संबंधित है? तो मन के स्तर यही है, चेतन मन या चेतन भाग, अचेतन भाग, अर्धचेतन भाग, इनमें से कोई नहीं। तो ये चीजें जो है प्रत्यास्मरण या स्मरण से आ सकती हैं, वो अर्धचेतन मन में आती हैं, अर्धचेतन भाग में आती हैं, इसलिए अपना आंसर रहेगा ऑप्शन सी अर्धचेतन भाग। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 है मानसिक ऊर्जा का राग फ्रायड ने किसे कहा है? मानसिक ऊर्जा का जो राग है वो फ्रायड ने किसे कहा है? तो क्वेश्चन रिपीट है, बस क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है वो चेंज किया है। ए मूल प्रवृत्ति, बी लिबिडो, सी ग्रंथि और डी नार्सिसिज्म। इसमें हमारा आंसर है लिबिडो, क्योंकि मानसिक ऊर्जा का राग फ्रायड ने किसे कहा है? लिबिडो को कहा है फ्रायड ने, तो हमारा लिबिडो यहाँ पे आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77, व्यक्तित्व रचना हेतु जीवन जीने का ढंग यानी लाइफ स्टाइल, इस शब्द का प्रतिपादन किस मनोवैज्ञानिक ने किया है? ए फ्रायड, बी एडलर, सी मैस्लो और डी युंग। तो व्यक्तित्व रचना हेतु जीवन जीने का ढंग, लाइफ स्टाइल जो शब्द है, इसके जो प्रतिपादक हैं वो एडलर को माना जाता है, तो हमारा आंसर है
क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 है, एक व्यक्ति के मन में विचार आता है कि मुझे अध्यापक पर प्रहार करना चाहिए, अध्यापक पर प्रहार करना चाहिए, है ना, और वह बिना किसी कारण पूरी कक्षा के सामने अध्यापक पर हाथ उठा देता है। उस व्यक्ति का व्यक्तित्व का स्तर है, वो किस स्तर का होगा? इड, जिसे इदम कहते हैं, ईगो जिसे अहम कहते हैं, सुपर ईगो जिसे परम अहम कहते हैं, और ऑप्शन डी में है कहना संभव नहीं है कि वो व्यक्ति किस प्रकार का होगा। संभव तो है, उस व्यक्ति का स्तर है बहुत निम्न स्तर का है, और जो इड है या इदम है उसे निम्न स्तर का माना जाता है। तो हमारे यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए, इड या इदम। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। मतलब 3 कथन सही हैं और एक सही नहीं है, उस कथन को छांटना है। तो ऑप्शन ए है, परा अहम सामाजिक अपेक्षाओं तथा आदर्शों का प्रतिनिधित्व करता है। बिल्कुल ठीक, परा अहम में ऐसा होता है क्योंकि ये व्यक्तित्व का सबसे उच्च कोटि का स्तर माना जाता है। ऑप्शन बी, अहम का विकास इदम से होता है। ठीक बात है, अहम के बाद ही तो इदम आता है। मतलब जो अहम का विकास है वो इदम से होता है, यानी जो इड है उससे ईगो का विकास होता है, ऐसा कथन कह रहा है। तो ये भी ठीक है। ऑप्शन सी, इदम का उद्देश्य किसी भी प्रकार से आवश्यकता की संतुष्टि करना है। वही छोटे बच्चों वाली बात, स्वार्थी जो व्यक्तित्व उसकी बात है, अपनी इच्छा पूरी होना चाहिए, सामने वाले से कोई लेना देना नहीं है। तो तीनों बातें बिल्कुल सही हैं। और जो चौथा ऑप्शन है, वो चौथा ऑप्शन स्क्रीन पर अभी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, चौथा ऑप्शन है 79 का, इदम अहम व परा अहम का कोई संबंध नहीं होता है। बिल्कुल ठीक बात है, ये व्यक्तित्व के तीनों प्रकार हैं, अलग अलग प्रकार है, इनका कोई संबंध नहीं होता है। ये बात जो है गलत है, संबंध होता है क्योंकि इदम के बाद अहम, अहम के बाद परा अहम, ये व्यक्तित्व के विकसित होते हुए रूप हैं, तो इनका संबंध होता है। इसलिए जो ठीक नहीं है, गलत है, यही हमारा आंसर है, क्योंकि गलत पूछा है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। राम सफल होना चाहता है तथा श्रेष्ठता के स्तर को प्राप्त करना चाहता है, वह अभिप्रेरित है। सफल होना चाहता है और अच्छा स्तर, श्रेष्ठ स्तर प्राप्त करना चाहता है, वह अभिप्रेरित है। किससे प्रेरित है? ए, शक्ति आवश्यकता, पावर रिक्वायरमेंट से। बी, उपलब्धि आवश्यकता से। सी, अनुमोदन आवश्यकता से। और डी, संबंधन आवश्यकता से। यहाँ पर चूंकि वो श्रेष्ठता के स्तर को प्राप्त करना चाहता है, सफल होना चाहता है, मतलब सफल कब होगा? व्यक्ति जब कुछ प्राप्त कर लेगा, कुछ उसे हासिल हो जाएगा, अर्थात उपलब्धि मिल जाएगी। तो इसमें हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, उपलब्धि आवश्यकता से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81, क्वेश्चन नंबर 81 है, यदि भय एक संवेग है तो मूल प्रवृत्ति होगी। भय व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति भय में है तो क्या करेगा? भागेगा, वहां से पलायन करेगा। तो हमारा आंसर इसमें दिख रहा है सीधा, भय वाले व्यक्ति आक्रमण तो किसी पर करेगा नहीं। तलाश, किसकी तलाश करेगा? भागना है उसे, तो भोजन का क्या करेगा जब भय के टाइम पर? तो उसको तो भागना है, पलायन आंसर है। तो हमारा इसमें आंसर ऑप्शन डी। इसके बाद ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 82, वात पित्त कफ वर्गीकरण हैं। ए, वेद के आधार पर, व्यक्तित्व में ये चीजें इंक्लूड रहती हैं। बी, कर्म के आधार पर। सी, आयुर्वेद के आधार पर। और डी, प्रवृत्ति के आधार पर। तो इसमें हमारा आंसर है ऑप्शन सी, आयुर्वेद के आधार पर, क्योंकि ये चीजें आयुर्वेद से जुड़ी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, किशोरावस्था
में बालक अधिकांशतः अपने ही रूप पर मोहित रहता है। किशोरावस्था में बालक अधिकांशतः क्या करता है? अपने ही रूप पर मोहित रहता है, बार बार शीशे के सामने जाता है, वो इसी का कारण है। तो फ्रायड ने इस भावना को क्या कहा है? ए, ऐसा मूल प्रवृत्ति की वजह से होता है। बी, नार्सिसिज्म नाम दिया है। सी, अट्रैक्ट्स नाम दिया, और डी, भ्रम। तो फ्रायड के संबंध में ध्यान रखना है, किशोरावस्था में बालक अधिकांशतः अपने ही रूप पर, मैं कैसा लग रहा हूँ, सुंदर लग रहा हूँ, इस पर मोहित होता है। तो इस चीज को फ्रायड ने नाम दिया है नार्सिसिज्म। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 84, प्रक्षेपी विधियों से मापन किया जाता है। ए, केवल चेतन मन का। बी, अर्धचेतन व चेतन मन का। सी, अर्धचेतन व चेतन मन का। और डी, केवल अचेतन मन का। क्योंकि अचेतन मन का तो किया ही जाता है प्रक्षेपण विधियों से, प्रक्षेप विधियों से हम पहले पढ़ चुके हैं। लेकिन अर्धचेतन जो मन है, जिसमें आधी अधूरी बातें रहती हैं, जो ऑर्डर माइंड होता है, तो वो अर्धचेतन मन और अचेतन मन दोनों के संबंध में आपको ध्यान रखना है कि प्रक्षेपी विधियों के माध्यम से अर्धचेतन, अचेतन के साथ साथ अर्धचेतन जो मन है उसका भी मापन किया जा सकता है। तो हमारा आंसर इसमें ऑप्शन सी रहेगा, अर्धचेतन व अचेतन मन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, आधुनिक दृष्टिकोण से सर्वाधिक उचित व्यक्तित्व होता है। सर्वाधिक उचित व्यक्तित्व की बात कर रहे हैं हम। तो ऑप्शन ए, सदैव कर्मठ, ऐसे व्यक्ति जो हमेशा कर्मठ रहता है, व्यक्ति अपना जो ड्यूटी होता है उसको अच्छे से पूरा करता है। ऑप्शन बी, विचारशील। ऑप्शन सी, भावुक। और ऑप्शन डी, सांवेगीय स्थिर या सांवेगिक स्थिरता वाला व्यक्ति। तो देखिए, आपको बिल्कुल पक्का याद रखना है कि जिस व्यक्ति के संवेग स्थिर होते हैं वह व्यक्ति व्यक्तित्व के दृष्टिकोण से, खासतौर से आधुनिक दृष्टिकोण से, उसे अच्छा माना जाता है। जैसे सांवेगिक स्थिरता नहीं है तो उस व्यक्ति को क्या होगा? तुरंत गुस्सा आएगा, तुरंत इमोशनल हो जाएगा। तो अच्छी बातें नहीं है। सभी परिस्थितियों में लगभग समान भाव रखे, उसको तुरंत क्रोध नहीं आए, अपने सहनशीलता उसके अंदर हो, ऐसा जो व्यक्ति होता है उसे सांवेगिक रूप से स्थिर माना जाता है। और माना जाता है वही व्यक्ति अच्छा है जिसमें सांवेगिक स्थिरता है, यानी उसके व्यक्तित्व में या उसकी स्थिति में, शारीरिक स्थिति में उतार चढ़ाव नहीं आता हो। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, सांवेगिक रूप से स्थिर या सांवेगीय स्थिर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86, बाल संबोध परीक्षण में कार्ड होते हैं महिलाओं के, पुरुषों के, जानवरों के, या ए और बी दोनों। तो हम इस विधि के बारे में पढ़ चुके हैं। बाल जो संबोध परीक्षण या बाल संप्रेषण जो परीक्षण होता है, माने CAT, चाइल्ड अप्रिसिएशन टेस्ट की अपन बात कर रहे हैं, तो उसमें जानवरों के चित्र होते हैं, आपको ध्यान रखना है। विदेशी ये परीक्षण है, उमा चौधरी ने प्रयास किया था, लेकिन वो जानवरों, विदेशी जानवर थे इसलिए सफल नहीं हुई थी। वही वाला क्वेश्चन रिपीट है, थोड़ा चेंज होके। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 है, जीवन मूल प्रवृत्ति व मृत्यु प्रवृत्ति फ्रायड के अनुसार प्रतीक है। जीवन मूल प्रवृत्ति व मृत्यु प्रवृत्ति फ्रायड के अनुसार प्रतीक है। ए, अनुभव व भावना की। बी, निर्माण व ध्वंस की। सी, ऊर्जा व विनाश की। और डी, इच्छा व अनिच्छा की। तो जीवन मूल प्रवृत्ति जीने की इच्छा है, वो फ्रायड के अनुसार किसका प्रतीक है? ऊर्जा का प्रतीक है। और जो मृत्यु की प्रवृत्ति है वो किसका प्रतीक है? विनाश का। तो इसका कंप्लीट आंसर हुआ ऊर्जा व विनाश की, दोनों का आंसर है। तो ऑप्शन से हमारा आंसर है। नेक्स्ट विधि है क्वेश्चन नंबर 88, समाज मिति विधि के प्रवर्तक हैं। व्यक्तित्व जानने की विधि है समाज मिति विधि, तो उसके प्रवर्तक ए, मोरनो, बी, बुंट, सी, युंग, डी, कैटल। तो यहाँ हमारा आंसर है
मोरेनो, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 89 में देखते हैं, व्यक्तित्व को परिभाषित करने वाले कारक जैसे बुद्धि, अभिरुचि, अभिप्रेरणा, अभिवृत्ति, महत्वाकांक्षा इत्यादि किस प्रकार के कारक हैं? सोशल कारक हैं, बायोलॉजिकल कारक हैं, या साइकोलॉजिस्ट कारक हैं, या जन्मजात कारक हैं? तो ये जो सभी कारक हैं, बुद्धि, अभिरुचि, अभिप्रेरणा, अभिवृत्ति, महत्वाकांक्षा, ये कैसे कारक हैं? मनोवैज्ञानिक कारक हैं, साइकोलॉजिस्ट। हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। फ्रायड के अनुसार मन का लघुत्तम मतलब छोटे से छोटा लघुत्तम उपखंड कौन सा है? तो ऑप्शन ए अर्धचेतन, ऑप्शन बी चेतन, ऑप्शन सी अचेतन, ऑप्शन डी कोई नहीं। फ्रायड का हमने जो सिद्धांत पढ़ा था व्यक्तित्व का, या जो मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत है, उसमें फ्रायड ने खुद बताया था कि जो चेतन मन है वो बहुत कम होता है, लगभग 10%, और अचेतन मन होता है वो 90% होता है। तो चेतन मन क्या है? जो मन का कैसा रूप है? लघुत्तम है। तो ये इसमें हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी चेतन। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं थ्योरी वीडियो के साथ।